28 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है क्वेश्चन? cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए क्या आता होगा, ठीक है। इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को करना आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को t मान लें तो उससे क्या होगा, ये जो cos x dx है ये dt बन चुका होगा। यस, 1 प्लस साइन एक्स को मैंने माना क्या, t, और जब मैं इसका डेरिवेटिव कराऊंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x dx इज इक्वल्स टू में क्या, dt। तो बड़े आसानी से जब आप इसको t मानोगे तो cos x और dx की जगह आप क्या लिख पाओगे, dt, ठीक है। और 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स को हमने क्या माना है, t, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका डेरिवेशन इसका जब हमें इंटीग्रेशन जब हम कराएंगे तो कैसे कराएंगे, तो आंसर है ये t की पावर 1/2 लिखा हुआ है नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। अब t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या, n प्लस 1 और प्लस c। ओके, t कहाँ है, ये 1 प्लस साइन एक्स, इस सब की पावर क्या चल रही होगी बोलो, 1/2, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो 1/2 ही तो आएगा, और अपॉन में क्या चल रहा होगा, 1/2 प्लस c। या ये कहूँ मैं कि ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा और इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, और क्या चल रहा होगा, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको पता है कि cos x को अगर हम t मानते तो वहाँ पर उसका जो डेरिवेटिव आता वो माइनस साइन एक्स dx आ जाता, लेकिन उससे माइनस साइन एक्स dx तो हटता नहीं, ये क्वांटिटी तो हटती नहीं, तो इसलिए हमने ऊपर वाले को t नहीं माना, हमने नीचे वाले को t माना। और ऐसा जैसा जब हमने इसको लेट किया, ध्यान रखना यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट, तो जब हमने लेट किया तो cos x dx हमारा dt बन गया, इस क्वांटिटी को t कहा, और फिर इसका इंटीग्रेशन x की पावर n के फॉर्मूले से कराओगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, cot x log sin x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कराओ। ओके, इसका इंटीग्रेशन कराना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर मैं log sin x को t मान लूँ, ठीक है, अगर मैं log sin x को t मान लूँ तो हमें पता है कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता होगा, 1/x, आया ना, और sin x का फिर से होगा तो sin x का कितना आएगा, cos x, और dx इक्वल्स टू में क्या, dt। अब cos x अपॉन sin x क्या बन जाएगा, cot x, dx इक्वल्स टू में क्या, dt। तो जब हम log sin x को t मानते हैं तो ये हमारा cot x dx dt बन जाएगा। cot x और dx की जगह, cot x और dx की जगह हम लोग क्या लिख पा रहे होंगे, dt। तो log sin x को हमने क्या माना, t। अब इसका इंटीग्रेशन कराओ तो क्या बनेगा, t की मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन में क्या, 2 प्लस c, और t की जगह क्या, log sin x माना है, ठीक है, log sin x, इस सब का होल स्क्वायर, और इसके बाहर क्या चल रहा होगा, 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी क्वांटिटी लिखी हुई है, पहले तो ये देखो, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, उनमें सब में 2 ही क्वांटिटी होंगी। आपने पिछली क्लासों में भी देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, या साथ में मल्टीप्लाई में 2 क्वांटिटी लिखी होंगी, 2 ही चीज़ें दे रखी हैं बस। अब उन 2 क्वांटिटी में से किसी एक को t मानना होता है। अगर मैं cot x को t मानता तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, तो ये तो हटता ही नहीं, तो इसलिए हमने उसको नहीं माना।
हमने log sin x को t माना, उससे ये बेनिफिट हुआ कि जब इसका डेरिवेटिव कराओगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x और sin x का दोबारा होगा चेन रूल से, तो cos x आ जाएगा और dx इक्वल टू dt। अब ये cot x dx dt बन गया, तो जहाँ भी cot x लिखा हुआ था और dx लिखा था, इन दोनों की जगह ये dt लिखा हुआ है, ठीक है। और log sin x को हमने t माना है, फिर t का इंटीग्रेशन तो आपको पता है t²/2 होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करो। देखो अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 30 क्या गिवन है, इंटीग्रेशन आपको कराना है, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका कराना है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x का। आपके सामने बोर्ड पर दो क्वांटिटी लिखी हुई है, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब किसको t माना जाए सच दैट कि ये dx यहां से हट जाए, 1 प्लस cos x। देखो sin x को अगर आप मानोगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x dx आएगा। अगर वहां पर डेरिवेटिव करा रहे होगे तो क्या रहा होगा, cos x dx। अब cos x ऊपर लिखा होता तो फायदा था कि cos x dx हट जाता, लेकिन यहाँ cos x तो नीचे लिखा है, तो और वो भी 1 प्लस cos x लिखा है, सिर्फ cos x नहीं लिखा हुआ है ना, तो बात बनेगी नहीं sin x को t मानने से। तो इसका मतलब इसको माना जाए। इससे क्या फायदा होगा कि अगर हमने 1 प्लस cos x को t माना तो इससे ये बेनिफिट होगा कि 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos x का माइनस का sin x dx इक्वल्स टू dt। अब ये माइनस इधर ले जाकर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर कहीं पर sin x dx लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस dt, ठीक है। तो sin x और dx की जगह लिख रहा हूं किसको, माइनस dt को, माइनस dt, ठीक। और इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस cos x को हमने क्या माना है, t। अब 1/t का इंटीग्रेशन हमें आता है log t प्लस c, माइनस ऐसे ही ठीक है, log ऐसे ही ठीक है, t की वैल्यू कितनी, 1 प्लस cos x। तो ये और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। केवल इन क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा किसको टी माना है। तो मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं, आप दोनों को रख के देखो। जब आपको दोनों को रख कर देखोगे तो टाइम लगेगा आपका, लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव अगर अच्छे से आता हो तो आपको वो टाइम लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर डेरिवेटिव आता होगा तो क्लियरली दिखेगा कि अगर इसे टी मान लिया तो cos x dx बन रहा होगा, बट यहाँ तो cos x dx लिखा ही नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा यहीं पर आप उसके बारे में सोच लो डेरिवेटिव कि अगर मान लो 1 प्लस cos x मान लें तो माइनस sin x dx आ रहा होगा, वहाँ से sin x dx मिल जाएगा हमें, आया ना। तो ये डेरिवेटिव आप माइंड में ही सोच के अपना फटाफट से डिसाइड कर सकते हो किसको टी माना जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है, आसान सा है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्या है, sin x है और क्या है, अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको फटाफट से आइडिया लग गया होगा कि किस चीज को क्या मानना है, किसको टी मानना है किसको नहीं मानना है, ठीक है। बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन है, तो 1 प्लस cos x को क्या मानोगे, टी। इससे माइनस साइन एक्स dx क्या बन जाएगा, dt। या हम साइन एक्स dx को लिख सकते हैं क्या, माइनस dt। यहाँ पर जब 1 का डेरिवेटिव कराओ तो 0 आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। और हमें तो साइन एक्स dx चाहिए, ना कि माइनस साइन एक्स dx। तो जो चीज़ चाहिए उसके अलावा जो कुछ इधर लिखा हो सब उधर ले जाकर लिख दो, बस इतना सा होता है। तो साइन एक्स dx की जगह लिख रहा हूँ क्या, माइनस dt। और 1/1 प्लस cos x को हमने t माना है और उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, कैसे, माइनस ऐसे ठीक है, t के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम t की पावर -2 dt। और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, माइनस ऐसे ही ठीक है,
यहाँ पर t की पावर कितनी, और नीचे भी -1, माइनस से माइनस कैंसिल। ये जो t की पावर -1 लिखा है इसे 1/t लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/t प्लस c। 1/t आपने क्या बताया था, 1 प्लस cos x। ठीक है, तो ये आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस केवल ये देखना आना चाहिए हमें कि किसको t माना जाना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि हमें उसका डायरेक्ट को ऐसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होता तो हम सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर देते। जब फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन काम करेंगे या कोई ना कोई टेक्निक काम करेगी, लाइक सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। लेकिन उन टेक्निक्स में से भी सबसे पहली प्रायोरिटी ऑलवेज किसको देनी है, सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो ये हो गया आपका 31 नंबर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1/1 प्लस cot x। ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.2, उनके अच्छे वाले क्वेश्चन में से एक ये अच्छा वाला क्वेश्चन कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पर 1 प्लस 10x करके कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 1/1 प्लस cot x की जगह उन्होंने 10x दिया हुआ है, वो सिमिलर इसी तरह से हो जाता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करना आसान है, क्योंकि ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऐसे ही ठीक है, 1/1 प्लस cot x को क्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर है, ये हम जानते हैं, इसे cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको cot x को cos x अपॉन sin x लिख दें इस क्वेश्चन में? तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद है नहीं। ठीक है, एक बात। तो फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि सब्स्टिट्यूशन लगाना। सब्स्टिट्यूशन किसी को करने से बात बन नहीं रही, क्यों? क्योंकि 1 को मानोगे तो 0 हो जाएगा, और 1 प्लस cot x को मानोगे तो ऊपर वाला टर्म हट नहीं रहा, तो यानी अभी सब्स्टिट्यूशन भी काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा, फिर ऐसी फॉर्म बना ली जाएगी सच दैट कि उस फॉर्म में या तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगने लग जाए या उसमें सब्स्टिट्यूशन काम करने लग जाए। तो वही फॉर्म में यहाँ पर बना रहा हूँ। तो cot x को मैंने cos x अपॉन sin x लिखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 अपॉन, नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, sin x, और sin x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, sin x प्लस cos x। इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये sin x जो है यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ये जो sin x यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। sin x मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे चल रहा है sin x प्लस cos x। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि सब कुछ सिंप्लीफाई हो तो गया, लेकिन ना तो फॉर्मूला बन रहा है और ना ही सब्स्टिट्यूशन बन रहा है। अगर मैं इसको t मानूं तो ये नहीं हटेगा, ये हटेगा ही नहीं, और अगर मैं इसको t मानूं तो ये नहीं हटेगा। तो अभी भी ना सब्स्टिट्यूशन लग रहा है और ना फॉर्मूला बना डायरेक्ट। ठीक, तो इसका मतलब अब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ और सिंप्लीफिकेशन कराने पड़ेंगे, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कराने पड़ेंगे। हमेशा क्वेश्चन को करने के जो पैटर्न होते हैं वो सब सेम रहते हैं। देखो सबसे पहला तरीका क्या है इंटीग्रेशन में, सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा तो क्या देखेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा तो क्या देखेंगे, तो फिर सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ टेक्निक, कोई टेक्निक लगेगी इंटीग्रेशन की, उसमें सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद भी अगर नहीं बन पा रही है बात, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक यूज होगी। ट्रिक का मतलब, मेरा मतलब ये है, जब भी मैं ट्रिक कहता हूँ इसका मतलब अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब कराना। ठीक, इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है क्या, कि अगर मैं इसको अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड, अपनी तरफ से करा रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि ये जो 2 sin x लिखा हुआ है इसको लिखा जा सकेगा क्या, sin x प्लस sin x लिख सकता हूँ। अगर कहीं 2 sin x लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस sin x। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से ऐसे लिख सकता हूँ, sin x के साथ प्लस cos x और माइनस cos x। एक बार फिर से 2 sin x को देखो, ये 2 sin x कहाँ लिखा है, ये लिखा है sin x प्लस sin x,
और अपनी तरफ से क्या कराया, cos x प्लस कराया और cos x माइनस कराया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि cos x प्लस माइनस कराएं? तो उसका आंसर ये है कि नीचे sin x प्लस cos x लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर ये जो sin x प्लस cos x है इसको कैंसिल कराना चाहता हूँ नीचे वाले टर्म से, तो इसलिए मैंने cos x प्लस और माइनस कराया। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं नीचे वाले टर्म को t मानूँ, नीचे वाले टर्म को t मानूँ तो ऊपर sin x माइनस cos x आएगा अगर डेरिवेटिव कराऊँ उसका। तो इसलिए भी मैंने अपनी तरफ से cos x प्लस किया है और माइनस किया है। मैंने आपको दो रीजन दिए, पहला तो ये कि मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और दूसरा रीजन ये कि इसको t मानूंगा तो ये dt बन जाएगा। ठीक है। अब sin x प्लस cos x जो नीचे लिखा हुआ था उसको सेपरेट कर दो तो sin x प्लस cos x यहाँ भी और sin x प्लस cos x इसके नीचे भी। ठीक है। और इस होल के साथ क्या चल रहा है बच्चों अभी, dx। ओके। अब जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बताओ क्या बचेगा, 1। क्या बचा, 1 बचा। इससे ये कैंसिल, 1 बचा और ये dx भी इधर मल्टीप्लाई में करा लो। ठीक है। और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्वांटिटी बची, क्या बची, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है। एक बार फिर से क्या किया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आएगा तो cot x को हम cos x अपॉन sin x लिख लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, sin x यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला sin x ऊपर चला गया, ये आ गया। फिर अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया जिससे यहाँ 2 sin x बन गए। ठीक। फिर अपनी तरफ से cos x प्लस और माइनस करा लिया जिससे कि डिनोमिनेटर से ये वाला तो कैंसिल हो गया और इस वाले को अब हम t मान लेंगे जिससे कि ये हट जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर अब आप इंटीग्रेशन कराओ, तो इंटीग्रेशन जब आप कराओगे बच्चों तो 1/2 तो ऐसे ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस, अब इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन देखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि मैं नीचे वाले टर्म को t मानता हूँ, तो लेट किया मैंने कि sin x प्लस cos x किसके इक्वल रहा होगा, t के। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस sin x, और dx और इक्वल टू में क्या, dt। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, तो यहाँ पर sin x माइनस cos x हो जाएगा, dx और इक्वल टू में क्या, dt। ये माइनस इधर ला कर लिख रहा हूँ, तो sin x माइनस cos x dx किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ठीक है। जब डेरिवेटिव कराया ना इसका, तो डेरिवेटिव कराने पर cos x माइनस sin x बचा, लेकिन हमें चाहिए था sin x माइनस cos x, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लिया गया जिससे कि ये sin x माइनस cos x बन जाए, फिर वो माइनस इधर लिख लिया। तो अगर कहीं पर sin x माइनस cos x dx लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। तो कहीं पर sin x माइनस cos x dx लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे क्या, माइनस dt, और 1 sin x प्लस cos x, इसको तो हमने t माना ही है, ठीक है ये, और 1/2 ऐसे ही ठीक है। और साथ में बच्चों x माइनस 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, log t, और 1/2 ऐसे ही ठीक है, x ऐसे ही ठीक है, log ऐसे ही ठीक है, t किसको माना है, sin x प्लस cos x। आसान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, 1/2 x माइनस लॉग sin x प्लस cos x, ठीक है, ये आता है इसका आंसर निकल कर। स्टेप्स ये वाले सारे क्लियर हैं आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं। लास्ट वाले जो स्टेप्स हैं इसमें 1 का इंटीग्रेशन x और इसको t माना है, ये सब dt बन गया है, 1/t का log t और t की वैल्यू पुट की है, ठीक है, आसानी है सारे स्टेप्स। ओके, तो इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इसको करोगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33 है। देखें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, 1/1 माइनस 10x। ठीक है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। 1/1 माइनस 10x। हालांकि ये जो क्वेश्चन अभी अभी किया गया है और ये जो अब मैं क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब देखो, हम जानते हैं कि कहीं पर 10x लिखा हो तो उसे sin x अपॉन cos x लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बार आपको सारे स्टेप अपने आप समझ में आते जाएंगे। अब देखो, ये एलसीएम लिया गया होगा cos x, ये cos x कहाँ चला गया होगा? ऊपर, और नीचे cos x यहाँ मल्टीप्लाई में आया होगा तो क्या बना होगा? cos x माइनस साइन एक्स, और ऊपर साथ में dx चल रहा है। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो आंसर है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से डिवाइड। ठीक, इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि ये जो 2 cos x लिखा हुआ है, इसे 2 बार लिख पा रहे होगे आप, cos x प्लस cos x, और नीचे माइनस साइन x दिखा तो पता चल गया कि माइनस साइन x करा दो और प्लस साइन x करा दो। और उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि इस क्वांटिटी को अगर t माना जाएगा तो ये वाला टर्म बनेगा। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा जब दोनों के नीचे सेपरेट करोगे। तो जो डिनोमिनेटर है आपका, उसको सेपरेट कर दो। जब आप सेपरेट करोगे तो cos x माइनस साइन एक्स ऐसे चल रही होगी ये क्वांटिटी, dx और इंटीग्रेशन। अब 1/2 ऐसे ही ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा बोलो? 1, और ये dx भी इधर ले आया मल्टीप्लाई में, और इसका इंटीग्रेशन अलग करा रहा हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या? cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। ओके, अब cos x माइनस साइन एक्स यहाँ लिखा हुआ है, तो cos x माइनस साइन एक्स को क्या मान लूँ? t। हमें कैसे पता चलेगा कि इसको t मानना है? क्योंकि हमारा डेरिवेटिव स्ट्रांग है। ठीक है, अगर डेरिवेटिव स्ट्रांग है तो आपको ये पता चल जाएगा कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, dx इक्वल्स टू dt। और इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लो, क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस cos x। और जो माइनस का साइन कॉमन लिया था वो इधर लाकर लिख दिया। माइनस का साइन कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर साइन एक्स प्लस cos x बनाना है। अब अगर कहीं पर साइन एक्स प्लस cos x dx लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं? माइनस dt। माइनस का dt, ये सब कुछ माइनस dt बन गया, और इसको हमने माना ही है t। ठीक है, अब बच्चों क्या करोगे आप? 1/2 ऐसे ही ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है? प्लस c। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में भी ये जो बाहर 1/2 चल रहा है ये सबके साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये गलती ना हो जाए, आप ध्यान से देखो कि मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाता चल रहा हूँ, इस बात का मतलब ये 1/2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो एग्जाम में जो गलती होती है अगर छोटे मोटे क्वेश्चनों में, तो ये वाली हो सकती है कि आपका 1/2 हो सकता है, आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये 1/2 सिर्फ इसके साथ दिखाई देगा। आया ना? इसके साथ तो दिखाई नहीं। यस, तो इसलिए ये गलती ना हो, ये ध्यान रखना कि ये 1/2 इसके साथ भी और इसके साथ भी है। तो 1/2 x माइनस लॉग t किसको माना था? cos x माइनस साइन एक्स को। यस, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ रहा हूं। रूट 10x और अपॉन में क्या, sin x cos x। इस तरह का क्वेश्चन आया, कैसे करोगे? ये एक आसान वाला क्वेश्चन गिवन है, बट इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट वाली कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूं मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर भी पहले आपको कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अपनी तरफ से cos x से ऊपर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, cos x से डिवाइड करा रहा हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि हम cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं? अरे किसी और से करा सकते हो आप, साइन से भी तो करा सकते हो। नहीं, सिर्फ cos से ही कराओ। उससे बेनिफिट क्या होगा वो बताता हूँ। उससे बेनिफिट ये होगा कि या आप इसको, ये वाला जो cos x है ना, इसको यहाँ की जगह आप ऐसा सोच लेना, यहीं पर लिख लिया है मैंने, मतलब cos x से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लिया है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, सुनना ध्यान से। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये cos x और cos x मिलकर क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x। ये sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा, और ये ऊपर क्या चल रहा है, रूट 10x चल रहा है। अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलो, हाँ या ना, sec स्क्वायर x कह सकते हैं। और रूट 10x से अगर 10x को कैंसिल करें तो बताओ क्या बचेगा नीचे, रूट 10x, हाँ या ना। अरे रूट x से x कितनी बार कैंसिल होता है, रूट x टाइम, वही है रूट 10x से ये 10x कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, रूट 10x टाइम। अब जब मैंने cos x से मल्टीप्लाई कराया तो हमें कैसे पता चलेगा कि cos x से कराना है? तो आंसर है, मुझे ऊपर 10x दिखाई दिया, ठीक, और मैं ये जानता हूं कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है, 10x का डेरिवेटिव वो secant स्क्वायर x होता है, और sec x तभी आएगा, या sec x नहीं, हमें क्या चाहिए होगा, secant स्क्वायर x। क्या चाहिए होगा, फिर से सुनो, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है या secant x होता है, secant स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x ही तो होता है। तो अब यहां पर 1 अपॉन cos x था तो उससे sec x बन जाता, लेकिन sec x थोड़ी होता है, sec स्क्वायर x होता है उसका डेरिवेटिव। तो अगर मैं 10x को t मानूं तो sec स्क्वायर x तो है ही नहीं। अब sec स्क्वायर x कब बनेगा, जब यहां पर 1 अपॉन cos x ना हो, उसकी जगह क्या हो, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अगर 1 अपॉन cos स्क्वायर x होगा तो वो sec स्क्वायर x बन पाएगा, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, इसीलिए cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे कि अब अगर मैं 10x को t मानूं, अगर मैं 10x को t मानूं तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x dx। अब आप देखो ये बन गया ना dt, ठीक। तो sec स्क्वायर x dx बन चुका है dt, और 10x को माना गया है क्या, t, और उस पर रूट चल रहा है, उसका मतलब उसकी पावर 1/2, ठीक है। अब इसको लिख लो t की पावर -1/2 dt, ये ऐसी, ठीक है। t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता होगा, तो आंसर है x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। अब इसके आगे t की पावर कितनी बची, और नीचे भी 1/2 आ रहा होगा, वो 2 ऊपर लाकर लिख दिया, नो, कौन सा वाला, यहां पर, ठीक है। अब ठीक है, और 2 ऐसे ही, ठीक है। t की पावर 1/2, t हमने किसको माना है, 10x को, और पावर 1/2 चल रही है, 1/2 की जगह रूट लिख देना, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है क्या, नहीं, तो फिर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 10x को t मानोगे तो secant स्क्वायर x आएगा, नीचे secant स्क्वायर x तो कहीं है नहीं, तो हटेगा नहीं कुछ भी, नीचे वाले को t मानोगे तो 10x नहीं हटेगा, कुछ भी कर लो, ठीक। अब क्या करें, तो ऐसा करो कि 10x का जब डेरिवेटिव secant स्क्वायर x आना है तो यहाँ पर किसी भी तरह से secant स्क्वायर x बना लो ऊपर, ठीक है।
वो कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ पर cos x की जगह कैसे भी cos स्क्वायर x आ जाए, cos स्क्वायर x आ सकता है, आप cos x से ऊपर नीचे क्या कर लो, मल्टीप्लाई, इससे यहाँ cos स्क्वायर x आएगा, 1/cos स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x बन जाएगा, रूट 10x से ये 10x रूट 10x टाइम कट जाएगा, फिर 10x को t मानोगे तो ये क्वांटिटी dt बनेगी, फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगाकर ये बड़े आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है 35 नंबर, 1 प्लस लॉग x और अपॉन में x, ऊपर वाले टर्म का होल स्क्वायर चल रहा है। अगर किसी भी बच्चे को डेरिवेटिव थोड़ा सा भी अगर अच्छे से आता होगा तो उसको बोर्ड पर देखते ही पता चल जाएगा कि किस क्वांटिटी को t माना जाना चाहिए, क्योंकि वो ये जानता है कि x का अगर हम डेरिवेटिव कराएंगे तो 1 आएगा, उससे ऊपर वाला टर्म हटेगा ही नहीं, और log x का डेरिवेटिव कराएंगे तो 1/x आता होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 प्लस लॉग x को क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए। ठीक है, अच्छा अब 1 का डेरिवेटिव 0, log x का कितना होता है 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्या है कि कहीं पर 1/x dx लिखा हो उसे लिख सकते हैं क्या, dt, और 1 प्लस लॉग x को हमने t माना ही है, इसका होल स्क्वायर। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब इतना तो हमें आता ही है कि कितना होता है, t की पावर 3/3 प्लस c, और t आपने बताया था 1 प्लस लॉग x, इसकी होल पावर, और 1/3 ऐसा चल रहा है। तो ये बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन बनाया हुआ है, देखते ही पता चल रहा है कि 1 प्लस लॉग x को t मानोगे तो 1/x dx dt बन जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन नंबर 36 की प्रैक्टिस। ये एक आसान वाला क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, x प्लस 1 है और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है, और इस होल के नीचे अपॉन में x है। अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने जब आएगा, देखने में तो खतरनाक लगेगा उन बच्चों को जिनको डेरिवेटिव कम आता हो, डेरिवेटिव, ठीक है, जिनको डेरिवेटिव आता हो उनको ये बात बिल्कुल क्लियरली पता होगी कि x प्लस लॉग x को अगर t माना जाए तो हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 आता होगा और log x का डेरिवेटिव 1/x आता होगा, dx इक्वल्स टू dt। और अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये बनेगा क्या, ऊपर x प्लस 1 और नीचे x, dx इक्वल्स टू में क्या, dt। तो जब आप x प्लस लॉग x को t मानते हो तो x प्लस 1/x और dx अगर कहीं पर लिखा हो तो वो क्या बन जाता है, dt। तो x प्लस 1/x dx, ये सब कुछ क्या बन गया, dt बन गया। कब, जब इसको क्या माना गया, t। ये समझ आया, ठीक है। जब आपने इस क्वांटिटी को t माना तो जब इसको हमने डेरिवेटिव कराया तो x प्लस 1/x dx क्या बन गया, dt, x प्लस 1 dx और ये अपॉन में x, ये सब कुछ dt बन गया और t का स्क्वायर चल रहा है। और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, t³/3 प्लस c, t आपने इसको माना है x प्लस लॉग x की होल पावर 3 और 1/3 ऐसे ही, ठीक है, प्लस c। तो देखने में कैसा लग रहा है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप देखो कितना आसान है। आसान तब दिखाई देगा जब कोई माइंड में ही इसको सॉल्व कर ले कि किस चीज़ को मैं t मानूं। तो अगर यहाँ से माइंड में सॉल्व किया जाए तो x का 1 आता होगा, log x का 1/x, ये बात तो पक्की है कि नीचे x दिखाई दे रहा है तो log x को ही मानना पड़ेगा। अब अकेला log x तो मान नहीं लोगे, x प्लस log x ही तो लोगे, तो x प्लस log x लोगे तो आपका ये भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा सब, ठीक है। इस तरह से 36 नंबर हो जाएगा। और अगर बात की जाए सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की, ठीक है,
तो सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक के मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए, मैं चाहे 1000 क्वेश्चन भी करा दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आपकी आंखों के सामने से कितने क्वेश्चन निकल के गए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकल के जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ये पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर ये पहचान लो कि किसको टी माना जाए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 37 जब ये है तो इसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब और साइन और टेन इनवर्स एक्स की पावर 4। ठीक है, और कुछ भी है 1 प्लस एक्स की पावर 8, इस सब का इंटीग्रेशन कराना है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, देखने में थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लगता है कि पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जब तक इस क्वेश्चन में x की पावर 4 को t ना माना गया हो तब तक वहाँ पर क्यूब हटेगा नहीं, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि x की पावर 4 को अगर किसी कहीं पर लिखा हो उसे t माना जाए तो 4 आगे आएगा और x क्यूब बचा होगा, तो x क्यूब तो तभी हटेगा ना जब ये क्वांटिटी t में लिखी हो, है ना। अच्छा, एक बात, और दूसरी बात ये कि जब तक टेन इनवर्स ना हो तब तक नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इस क्वांटिटी को t माना जाना चाहिए। किसको? टेन इनवर्स x की पावर 4 को क्या मानना चाहिए? t। जब ऐसा मानेंगे तो हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है टेन इनवर्स x का फॉर्मूला? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x की पावर 4 का फिर से तो क्या आएगा 4x क्यूब और dx इक्वल्स टू में क्या? dt। अब ध्यान दीजिए, ये x क्यूब लिखा हुआ है और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, कितना? x की पावर 8 और dx, और ये वाला 4 कहाँ गया? ये अपॉन में लाकर लिख लिया। ठीक है, अब एक बार फिर से, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x है। अब जो x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से 4x क्यूब आ गया dx। अब ये x क्यूब कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ये कहाँ है? ये लिखा हुआ है। ये 4 कहाँ गया? ये लिखा हुआ है। ठीक, अब अगर कहीं पर x क्यूब लिखा हो, 1 प्लस एक्स की पावर 8 लिखा हो और dx लिखा हो, इस सब को क्या लिख सकते हैं? कहीं पर x क्यूब लिखा हो, अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 लिखा हो और dx लिखा हो, इस सब को dt/4 लिखा जा सकता है। और इंटीग्रेशन में चल रहा है क्या? साइन, इसको हमने क्या माना है? t। अब देखो क्या बचा, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना सा बचा, है ना। तो 1/4 ऐसे ही ठीक है। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस t होता है प्लस c, माइनस 1/4 ऐसे ही ठीक है। कॉस t, t आपने किसको माना है? टेन इनवर्स x की पावर 4 को। तो 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, केवल लेकिन बात इतनी सी है कि आपकी दूरदर्शिता तब बनेगी, आप दूर से तब देख पाओगे कि इसको t मानूं जब आपका क्या स्ट्रांग हो, इंटीग्रेशन या डेरिवेशन? डेरिवेटिव आपका स्ट्रांग हो। ठीक है, टेन इनवर्स x का जब हम t मानेंगे तभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनता है, ये बात हम जानते हैं, इसीलिए उसको लिया गया। क्यूब तभी आएगा जब साथ में x की पावर 4 लिया जाएगा। ठीक है, 37 नंबर के बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। क्या क्वेश्चन है? आसान वाला एक क्वेश्चन दे दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग कितना है बच्चों? 10 लिखा हुआ है क्या वहां पर? log 10 बेस e है ना? ठीक है, और अपॉन में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। ये आसान वाला क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब 10x की पावर 9, ये जो क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है,
ये इसका डेरिवेटिव है, ये में जो आता है, ठीक है। x की पावर 10 को t मानूंगा तभी तो ये आता होगा। अब मजबूरी ये है कि केवल x की पावर 10 को तो t मान नहीं लूंगा, प्लस में ये भी तो चल रहा है, तो इस पूरे टर्म को क्या मानना पड़ेगा, t। और ये मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन मुझे साथ में ये भी तो लाना है, और मैं जानता हूं कि a की पावर x को जब t माना गया होगा तो वो a की पावर x log a आया होगा। तो यहां से पता चलता है कि इसको t मानना जाना चाहिए, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ठीक है, को क्या माना, t। अब इसका डेरिवेटिव कराओ तो x की पावर n का फॉर्मूला n आगे आ जाएगा और x की पावर n-1 यानी 9। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कराओ तो a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a, ठीक है, बेस e चल रहा है इसका, ठीक है। और ये सब dx इक्वल्स टू में क्या, dt, ठीक है। तो ये भी देखने में थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन हमें दिख जाता है यहाँ से इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, इसका ये, तो यानी इसको t मान लो। तो अब ये सारा क्वांटिटी जो यहाँ पर लिखी हुई है ये सब कुछ और dx ये सब क्या बन गया, dt, और 1 अपॉन इस सब को हमने क्या माना है, t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, log ऐसे ही ठीक है, t ये माना गया है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है क्या, बी, बी इसका करेक्ट आंसर है, बी, डी, ठीक है, डी, ओके, ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 39 नंबर निकालो। इंटीग्रेशन किसका है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह का क्वेश्चन आया और ये छोटे बच्चों वाला आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे, देखो ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, इस 1 को क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अरे एक ही फॉर्मूला पढ़ा है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यही तो लिख सकते हैं, हाँ या ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे अपॉन में चल ही रहा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमें कैसे पता चलेगा कि 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है, आंसर प्रैक्टिस से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप सब पता चलता रहेगा कि क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो मान लो आपने 100 क्वेश्चन किए, उन 100 क्वेश्चन में से आप डोमेन टाइप बना लोगे, ये 15 ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये इस तरह से सॉल्व होते हैं, इस टाइप की चीज़ लिखी हो तो ये ऐसे सॉल्व होती है। तो आपने 15-15, 20-20 क्वेश्चन के टाइप बना दिए, इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से, मतलब कि यहीं पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते जाओगे तो इसीलिए मैंने कहा कि हर एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकल के जाना चाहिए, वो प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। 1 को जब मैं ये मानूंगा और जब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करूँगा, ठीक है, तो बचेगा क्या बताओ, साइन स्क्वायर एक्स से ये कट गया होगा, क्या बचा होगा नीचे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का लिख दोगे उसको, बोलो, और जब ये इसके नीचे लिखोगे तो इससे कट जाएगा, क्या बचा होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये बात आ गई समझ में। अब इन दोनों के आपको इंटीग्रेशन आता है, इसलिए हमने 1 को ये लिखा था। अगर कोई रीजन पूछे क्या लिखा था, क्यों लिखा था, तो इसलिए कि अगर आप सेपरेट करोगे तो इन दोनों के हमें क्या आते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं, वो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो सेक स्क्वायर एक्स को 10x कहते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स को माइनस कॉट एक्स कहते हैं, प्लस, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ये कोई क्वेश्चन है, ये इसमें बी ऑप्शन मैच कर रहा है,
बिना किसी सब्स्टिट्यूशन के आपके डायरेक्टली ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। इसमें आपने छोटे छोटे क्वेश्चन की सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस की है, सब्स्टिट्यूशन कैसे कराते हैं। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का टॉपिक आता है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले, हालांकि अगर आप देखोगे जब, तो इसमें थ्योरी आपकी ज़्यादा नहीं है। आप देखो अपनी बुक के अंदर जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म होती है तो वहाँ पर इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आया। उसके बाद जब आप पेज को पलटोगे तो वहाँ पर मतलब सीधा एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 दिखा आपको, थ्योरी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थ्योरी के नाम पर इसमें आपको क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी हैं क्लास 11th लेवल पर जो आपने पढ़ी हैं, जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, है ना, ये सारी, या साइन 2x, साइन 3x, कॉस 2x, कॉस 3x, ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी याद हैं तो फिर सब्स्टिट्यूशन से ही उनको बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो टॉपिक का नाम होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।